हेलो बच्चों, कैसे हो? मोमो खाता हूँ चटनी लगा के। अरे फिजिक्स में इस बार भी मोटूलाल तुम्हारी ही फर्स्ट पोजीशन आई है। वेरी गुड बेटा, आखिरकार पढ़ाता तो मैं हूँ ही बहुत अच्छा। अरे मोटूलाल, हर बार फिजिक्स में फर्स्ट पोजीशन तुम ही लेकर आते हो। आखिरकार क्या राज है ये फर्स्ट पोजीशन लाने का, जरा मुझे तो बताओ। अरे यार, बहुत ही सिंपल है। मैं तो मन्नू भैया से पढ़ता हूँ सारे फिजिक्स के चैप्टर। हर एक टॉपिक बहुत डिटेल में और बहुत शॉर्ट में पूरा का पूरा चैप्टर वो कवर कराते हैं। उन्हीं से पढ़ लो, फुल मार्क्स तो फिर गारंटेड हैं। ठीक है मोटूलाल, अब तो मुझे तुम्हारा सीक्रेट पता चल गया। लेकिन ये बात भी अच्छी है कि तुम्हें भी क्लास में कुछ समझ में नहीं आता, मुझे भी कुछ खास समझ में नहीं आता फिजिक्स की क्लास में। अब चलो मन्नू भैया से ही पढ़ लिया करूंगा हर चैप्टर। हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का फोर्सेस एंड लॉज ऑफ मोशन चैप्टर। सबसे पहले फोर्स क्या चीज होती है? देखो, फोर्स की हेल्प से ही हम बहुत सारी डेली एक्टिविटीज परफॉर्म कर पाते हैं। जैसे कि किसी भी चीज को पुश करना या पुल करना, ये कैसे पॉसिबल है? विद द हेल्प ऑफ अ फोर्स। तो देखो, पुल करना भी एक तरीके की फोर्स है, पुश करना भी एक तरीके की फोर्स है। फोर्स के क्या क्या इफेक्ट होते हैं? देखो, अगर कोई स्टेशनरी बॉडी है, मतलब कि कोई रुकी हुई चीज है और उसे आपको मूव करना है, तो उस पर आप फोर्स अप्लाई करके उसे मूव कर सकते हो। जैसे ये फुटबॉल रुकी हुई थी, इस बच्चे ने आगे से किक करा तो ये मूव करने लगी। दूसरा क्या, अगर कोई चीज़ मूव कर रही है तो फोर्स लगाकर आप उसे रोक सकते हो। जैसे ये कार मूव कर रही थी, इस कार के अंदर जैसे ही ब्रेक लगाए तो फोर्स की हेल्प से ये कार भी क्या हो गई? स्टॉप। फोर्स की हेल्प से हम मूविंग ऑब्जेक्ट्स की डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं। जैसे कि एक बॉल आ रही थी इस क्रिकेटर के पास, तो जैसे ही इस बैट्समैन ने इस बॉल को क्या करा, इस बॉल को हिट करा विद अ फोर्स, तो इस बॉल की डायरेक्शन क्या हो गई? चेंज हो गई। तो फोर्स की हेल्प से हम डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं मूविंग ऑब्जेक्ट्स की। अच्छा, फोर्स की हेल्प से हम लोग स्पीड भी चेंज कर सकते हैं एक मूविंग बॉडी की। तो जब इस बैट्समैन की तरफ ये बॉल फेंकी गई थी तो काफ़ी स्लो स्पीड में थ्रो करी गई थी। फिर जब इस बैट्समैन ने इस बॉल को फुल फोर्स से हिट करा, थोड़ी ज़्यादा ताकत लगा के इसको हिट करा पूरी फोर्स से, वैसे ही इस बॉल की स्पीड इंक्रीज हो गई। तो फोर्स की हेल्प से हम लोग मूविंग ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है वो भी चेंज कर सकते हैं। फोर्स की हेल्प से हम लोग किसी भी चीज़ का शेप और साइज भी बदल सकते हैं। जैसे यहाँ पर ये कैन थी, इसको हमने ज़ोर से प्रेस करा तो उसका शेप और साइज बदल गया। अच्छा, आप शेप और साइज अपने फ्रेंड के फेस का भी चेंज कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ फोर्स। ज़रा उसके गाल पे ज़ोर से स्लैप मारना, देखो शेप चेंज हो जाएगी और साइज़ भी चेंज हो जाएगा, और फिर वो आपका भी अच्छे से चेंज करेगा शेप और साइज़। तो नेक्स्ट है, फोर्स जो होती है जनरली 2 टाइप्स की होती है। एक होती है बैलेंस्ड और दूसरी होती है अनबैलेंस्ड। देखो, जनरली जो बैलेंस्ड फोर्सेस होती हैं उसमें हमारा रिजल्ट जो आता है अप्लाइड फोर्स का, दैट इज़ 0। तो इसी वजह से इसे बैलेंस्ड फोर्स कहते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। तो ये मंगू है और ये चंगू है, इन दोनों को इस बॉक्स को मूव करना है। तो मंगू राम जी यहाँ से 5 न्यूटन की फोर्स लगा रहे हैं, चंगू राम जी यहाँ से 5 न्यूटन की फोर्स लगा रहे हैं। दोनों ने 5 न्यूटन की फोर्स लगाई है एक दूसरे की डायरेक्शन में। तो ये 5 न्यूटन की फोर्स क्या हो जाएगी? 0, कैंसिल हो जाएगी। तो यहाँ पर देखो अप्लाइड फोर्स क्या हो गई? 0। दोनों की अप्लाइड फोर्स क्या हो गई? 0 हो गई, क्योंकि दोनों ही सेम अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाई कर रहे थे। फिर आती है अनबैलेंस्ड फोर्स, जहां का रिजल्ट जो होता है वो ग्रेटर देन 0 होता है। तो अनबैलेंस्ड फोर्स के अंदर देखो क्या होता है, जैसे ये 2 हमारे बियर्स थे, तो एक जो बियर है बेचारा थोड़ा सा पतला, ये है मोटू सा, तो जैसे ही ये बैठा बेचारा ये ऊपर हो गया, तो ये क्या हो गई? एक तरीके से अनबैलेंस्ड फोर्स। अच्छा, अगर ये बिल्कुल स्ट्रेट होता, सेंटर में होता, तो क्या होता? बैलेंस्ड फोर्स हो जाती। तो यहाँ पर अनबैलेंस्ड फोर्स क्रिएट होगी। अनबैलेंस्ड फोर्स से आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हो? देखो, मूव कर सकते हो एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को, कोई चीज़ अगर रुकी हुई है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो ये पेंसिल यहाँ पर रुकी हुई है, इस पेंसिल को मूव करना है तो मैं फोर्स अप्लाई करके अनबैलेंस्ड फोर्स इसको मूव कर सकता हूँ। दूसरा, हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं स्पीड मूविंग ऑब्जेक्ट की। जैसे कि एक क्रिकेट की बॉल आई, मूव करते करते आपके पास, आपने ज़ोर से उसे बैट से हिट करा तो आपने उसकी स्पीड इंक्रीज कर दी। डिक्रीज भी कर सकते हो आप किसी भी ऑब्जेक्ट की मूविंग स्पीड। जैसे कि एक क्रिकेट की बॉल आई, आपने उसे कैच कर लिया। अब कैच कर लिया तो वो बॉल तो आ रही थी, स्पीड में आगे जा रही थी, तो आपने उसे रोक दिया कैच करके। तो स्टॉप भी कर सकते हो आप मूविंग ऑब्जेक्ट को, वैसे ही कैच करके भी। चेंज द शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, चेंज भी कर सकते हो। फिर एक फोर्स आती है फ्रिक्शनल फोर्स। देखो, फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा अपोजिट एक्ट करती है आपके। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये हमारी पेंसिल है,
अब देखो जैसे कि इस पेंसिल को मुझे मूव करना है किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन के अंदर, तो फ्रिक्शनल फोर्स किस डायरेक्शन में अप्लाई हो रही होगी, इस डायरेक्शन, इसके अपोजिट एक्ट करेगी। अगर पेंसिल इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, इस डायरेक्शन में, तो इसके अपोजिट एक्ट करेगी फ्रिक्शनल फोर्स। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ये डायग्राम जो है ना इसको याद रखना है। आप जिस भी डायरेक्शन में पुश कर रहे हो आपके अपोजिट एक्ट कर रही है फ्रिक्शनल फोर्स। वीडियो में आगे जाने से पहले आप सबको एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देनी है। बहुत सारे बच्चों ने मुझे कमेंट और ईमेल करा कि सर जो हमने मेंबरशिप परचेज करी थी और हमें नोट्स और सैम्पल पेपर मिले थे वो एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल थे, इसी वजह से प्लीज़ आप मेंबरशिप प्राइस इंक्रीज मत करो। तो आप सबके लिए गुड न्यूज़ है कि मेंबरशिप का प्राइस इंक्रीज नहीं होने वाला, 299 ही रहने वाला है। इसके साथ साथ एक और एक्साइटिंग न्यूज़ है, इस कॉस्ट को और भी अफोर्डेबल बनाने के लिए पहले 1000 बच्चों को मिलने वाला है 70% डिस्काउंट। तो फटाफट अभी मेंबर बन जाओ। एसएसटी के, इंग्लिश के, साइंस के नोट्स और सैंपल पेपर आपको मिलेंगे जो कि एग्जाम में आपके फुल मार्क्स लाने में हेल्प करने वाले हैं। अब यहीं से आते हैं लॉज ऑफ मोशन। तो गैलीलियो थे जिन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशन करी। इन्होंने ऑब्जर्व करा मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। इंक्लाइंड क्या बोलते हैं, ये जो ऊंचा सा प्लेन होता है ना, इसे बोलते हैं इंक्लाइंड प्लेन। तो इन्होंने एक मार्बल लिया, एक कंचा लिया। अब मजे से गैलीलियो जो थे वो कंचे से एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। इन्होंने कंचे से इसको मार्बल को ऊपर से रोल डाउन होने के लिए छोड़ा इस इंक्लाइंड प्लेन के, तो ये दोबारा से इतनी ही दुगनी स्पीड से जा रहा था, तो इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही थी। तो गैलीलियो ने बोला भाई साहब इसकी तो वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, मतलब कि इस ऑब्जेक्ट को ऊपर से छोड़ा नीचे की तरफ, मार्बल को नीचे आया, फिर दोबारा इसकी स्पीड बढ़ गई, ऊपर चले गया ये। तो ये जो हुआ ये तो बड़ी गजब की चीज़ हुई है। तो इनको लगा कि इन्होंने बहुत गजब की चीज़ ऑब्जर्व कर ली है। तो बिल्कुल ऐसा ही हुआ। गैलीलियो ने जब इस पूरी ऑब्जर्वेशन को करा तो इन्होंने इस पूरी ऑब्जर्वेशन को अच्छे से नोट डाउन करा, लिख दिया, और इन्हीं की ऑब्जर्वेशन को अच्छे से पढ़ा न्यूटन ने, और न्यूटन ने हमारे आगे प्रेजेंट कर दिए 3 लॉज ऑफ मोशन, जो कि पूरा चैप्टर इन 3 लॉज के ऊपर बेस्ड है। जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है जिसे बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया, इसका काफ़ी सिंपल सा मतलब है, लेकिन बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका मतलब क्या है। देखो जो इनर्शिया है उसका मेन जो मकसद है वो ये है कि अगर कोई चीज़ रेस्ट पर है, मान लो ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, तो ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है। जैसा आपको दिख रहा है कि एक ये फुटबॉल थी, ये रेस्ट पर थी, तो इनर्शिया ये चाहता है कि ये रेस्ट पर रहे। अगर ये फुटबॉल के ऊपर कोई अनबैलेंस्ड फोर्स लगाएगा तो ये फुटबॉल ऑब्वियसली मूव करना स्टार्ट कर देगी। अगर ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, जैसे ही आपने इसे किक करा ये मूव कर रहा है, तो इनर्शिया ये चाहता है कि ये ऑब्जेक्ट मूव करता रहे। अगर रेस्ट पर है तो हम लोग बोल देंगे कि इनर्शिया ऑफ रेस्ट, मतलब इनर्शिया चाहता है ये रेस्ट पर रहे। और अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो इसको बोल देंगे इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया चाहता है ये ऑब्जेक्ट मूव करता रहे। ठीक है, लेकिन आप बताओ ये ऑब्जेक्ट रुकेगा क्यों? देखो इनर्शिया तो चाहता है ये ऑब्जेक्ट मूव करता रहे, लेकिन ऑब्जेक्ट रुकता किस वजह से है? ग्रेविटी की वजह से, फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से। अगर कोई मूविंग बॉडी है, आपने एक फुटबॉल को किक करा, तो मान लो सामने कोई भी प्लेयर नहीं है, खाली फील्ड के अंदर किक करा है, तो वो कुछ टाइम बाद रुक जाती है। अब आप बोलोगे कि सर इनर्शिया के अकॉर्डिंग तो उसे मूव करते रहना चाहिए। इनर्शिया तो ये चाहता है अगर कोई चीज़ मूव कर रही है तो वो मूव करती रहे, अगर कोई चीज़ रेस्ट पर है तो वो रेस्ट पर रहे। इनर्शिया बिल्कुल यही चाहता है। लेकिन जब ये फुटबॉल मूव कर रही है तो इसके ऊपर और भी फोर्सेस एक्ट करती हैं, जैसे कि फ्रिक्शनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। जो क्या करती है ग्रेविटेशनल फोर्स? ग्रेविटी इसको नीचे की तरफ पुल करती है, अपनी तरफ, फुटबॉल को अपनी तरफ खींचती है। और फ्रिक्शनल फोर्स इसके अपोजिट एक्ट करती है। अगर ये इस डायरेक्शन में जा रही फुटबॉल तो वो इस डायरेक्शन में मूव करेगी। तो इस वजह से जो बेचारी हमारी फुटबॉल ऐसे रुकना पड़ता है। लेकिन इनर्शिया तो ये चाहता है कि चीज़ें मूव करती हैं। तो न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है वो है लॉ ऑफ इनर्शिया। The tendency of an object to oppose any change in its state of rest or uniform motion is called as inertia। बिल्कुल देखो सिंपल सी डेफिनेशन है इसकी। कोई चीज़ अगर मूव कर रही है तो इनर्शिया चाहता है कि वो मूव करती रहे यूनिफॉर्म मोशन के अंदर, और अगर कोई चीज़ रेस्ट पर है तो वो रेस्ट पर ही रहे।
सिंपल है इनर्शिया का मतलब। अच्छा, इनर्शिया को आप फेस कैसे कर सकते हो? और ये लॉ ऑफ इनर्शिया मतलब है भी जेन्युइन बात या फिर ऐसे ही न्यूटन ने सोचा कि कुछ भी बोल देता हूँ और आप लोग मान जाओगे? ऐसा नहीं है। सिंपल सा एक्सपेरिमेंट आपको करना है। जब आप देखोगे कि आप कार के अंदर, एक मूविंग कार के अंदर बैठे हुए हो, कार मूव कर रही है, अचानक से कार के अंदर ब्रेक लगे, तब आप देखोगे कि आपकी बॉडी आगे की तरफ जा रही है। मतलब आपकी बॉडी आगे की तरफ क्यों जा रही है? गाड़ी तो रुक गई है लेकिन फिर भी आपकी बॉडी आगे की तरफ जा रही है। दिस इज ड्यू टू इनर्शिया। इनर्शिया चाहता है कि अगर आपकी बॉडी मूव कर रही है तो वो मूव ही करती रहे, लेकिन फिर आप अपने आप को रोक लेते हो फोर्स लगा के, नहीं तो आप आगे मूव करते रहो और अपना सर फोड़ लो। तो यहाँ पर इस तरीके से वर्क करता है हमारा इनर्शिया। अच्छा, कभी आप बस में या ट्रेन में खड़े हो जाना, जब बस या ट्रेन चलने वाली होगी तब आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि आपकी बॉडी को थोड़ा सा जर्क यानी कि झटका लगेगा और आप पीछे की तरफ जाओगे ऐसे। तो ऐसा क्यों होता है? देखो, सिंपल इसके पीछे रीज़न है कि आप बस या ट्रेन के अंदर खड़े थे, स्ट्रेट रेस्ट पर खड़े थे, आप मूव नहीं कर रहे थे। इनर्शिया क्या चाहता है कि अगर आप रेस्ट पर हो, उसी पोजीशन पे ही रहो, रेस्ट पर ही रहो। लेकिन जैसे ही बस या ट्रेन मूव करती है आपकी बॉडी को झटका लगता है, क्योंकि इनर्शिया तो आपको वहीं पे रखना चाहता था बट आपकी बॉडी आगे की तरफ मूव कर रही है, तो इनर्शिया आपको उसी पोजीशन पे रखना चाहता है। अब इनर्शिया के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, जैसे कि इनर्शिया एंड मास। जो इनर्शिया है वो डिपेंड करता है अपॉन द ऑब्जेक्ट्स मास। जिस ऑब्जेक्ट का मास ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा उसका इनर्शिया होगा। तो यहाँ पर आपको इनर्शिया के बारे में समझाने के लिए 2 बॉटल्स आई हैं। ये जो 2 बॉटल्स है इसमें से देखो, एक बॉटल जो है इसके अंदर पानी भरा हुआ है और एक बॉटल बिल्कुल खाली है। अच्छा, आपसे ये क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, इनमें से डिफ़िकल्ट किस बॉटल को मूव करना होगा? ऑब्वियसली जिस बॉटल के अंदर वाटर फिल्ड है। तो इस बॉटल के अंदर होगा इनर्शिया ज़्यादा, क्योंकि इसके पास मास क्या है? ज़्यादा। इस बॉटल का इनर्शिया क्या होगा? कम, क्योंकि इसके पास मास क्या है? कम। तो जिस भी चीज़ का वेट ज़्यादा होता है उसका इनर्शिया ज़्यादा होता है, और जिसका वेट कम होता है उसका इनर्शिया कम होता है। आई होप क्लियर होगा अब आपको ये कंसेप्ट। स्क्रीन पे भी मैंने ये डायग्राम दे रखा है, इससे भी क्लियर हो जाना चाहिए। कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट है, जैसे कि ये पेन मूव कर रहा है या कोई भी मूविंग थिंग है, उसको आपको कैलकुलेट करना है। तो कैसे कैलकुलेट करोगे और क्या टर्म यूज़ करोगे? आपको टर्म यूज़ करनी है मोमेंटम, और मोमेंटम की हेल्प से ही हम लोग कैलकुलेट करते हैं, यानी कि मेजर करते हैं अ मूविंग ऑब्जेक्ट और अ थिंग। फॉर्मूला क्या है मोमेंटम का? P इजिकल्स टू mv। P इज मोमेंटम और इसमें जो m है वो होता है मास और v होती है वेलोसिटी। अच्छा, जो m है मास, उसकी ऐसा यूनिट होती है kg, वेलोसिटी की मीटर पर सेकेंड। दैट इज वाई मोमेंटम की भी ऐसा यूनिट आती है kg मीटर पर सेकेंड। सिंपल है ऐसा यूनिट। और मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है। वाई? बिकॉज वेलोसिटी इसके अंदर प्रेजेंट है और वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी होती है। अच्छा, एक क्वेश्चन की हेल्प से देखते हैं, एक न्यूमेरिकल की हेल्प से देखते हैं। व्हाट विल बी द मोमेंटम ऑफ अ स्टोन हैविंग मास ऑफ 20 kg व्हेन इट इज थ्रोन विद अ वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, क्वेश्चन पे ध्यान देना, अच्छे से समझना कि हमसे पूछा है कि मोमेंटम क्या होगा एक स्टोन का जिसका मास है 20 kg। तो मास हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है, और क्या चीज़ गिवन है? वेलोसिटी गिवन है। तो हमेशा याद रखना कि हमें जो गिवन चीज़ें हैं उन्हें लिखना चाहिए। तो मास और वेलोसिटी जो गिवन था उसे हमने लिख दिया। अच्छा, अब फॉर्मूला क्या था मोमेंटम का? P इजिकल्स टू mv लिख दिया। P क्या था हमारा? मोमेंटम। M था हमारा मास और v थी वेलोसिटी। अब इसके अंदर हम लोग सारी चीज़ें पुट कर देते हैं। अब हमें मोमेंटम निकालना है तो इसको खाली छोड़ देते हैं इस जगह को। मास क्या था हमारा? 20 kg। वेलोसिटी कितनी थी? 4 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा हमारा? 80 kg मीटर पर सेकेंड मोमेंटम हमारा ये होगा। तो अब सिंपल था हमारा ये आंसर निकालना। आई होप आपको समझ में आया होगा कि कितने इजी न्यूमेरिकल्स हैं ये। बस आपको क्वेश्चन पे ध्यान देना है अच्छे से और आंसर आपका यूं चुटकियों में निकल जाएगा। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है व्हाट विल बी द मोमेंटम ऑफ अ स्टोन हैविंग मास ऑफ 100 kg। एक स्टोन है जिसका मास है 100 kg और इसको आपने 2.5 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से थ्रो करा है। क्वेश्चन के अंदर क्या क्या चीज़ें गिवन है ध्यान दो। मास गिवन है, मास इज 100 kg और वेलोसिटी गिवन है। और पूछा क्या है, क्या निकालना है हमें निकालना है मोमेंटम को। तो मोमेंटम निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? मोमेंटम का फॉर्मूला पुट करना पड़ेगा। सबसे पहले गिवन चीज़ों को लिख लो। मास कितना था, वेलोसिटी कितनी थी। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है? P इजिकल्स टू mv।
तो m की जगह मास की जगह आप मास लिख दोगे, वेलोसिटी की जगह वेलोसिटी लिख दोगे और मोमेंटम आपका जो है वो निकल जाएगा। और आंसर आप कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर लिखना। जिस भी बच्चे ने इसका आंसर सही से दिया उस हर बच्चे को समोसा मिलने वाला है। तो देखो ध्यान से करना और ये आपका होमवर्क है, फटाफट करके लिखो कमेंट सेक्शन के अंदर। अब समझते हैं सेकंड लॉ ऑफ मोशन। देखो बहुत ही सिंपल है। तो यहाँ पर आपको एक कार्ट दिख रहा है। ये जो कार्ट है ये एक इंक्लाइंड प्लेन यानी कि ऊंचाई से नीचे की तरफ आ रहा है, अपने आप आ रहा है, इसको किसी ने टच नहीं करा है। यहाँ पर रास्ते में होता है चीकू। चीकू सोचता है कि यार इसे मैं जोर से पुश कर देता हूँ। तो जैसे ही चीकू इस कार्ट को पुश करेगा क्या होगा, स्पीड बढ़ेगी या कम होगी? आसान सा जवाब है कि स्पीड इंक्रीज होगी। यही तो है सेकंड लॉ ऑफ मोशन। इफ यू अप्लाई फोर्स टू एन ऑब्जेक्ट, आप अगर फोर्स अप्लाई करते हो एक ऑब्जेक्ट को और उसकी एक्सेलरेशन हो जाती है एट हायर रेट, मतलब उसकी स्पीड बढ़ जाती है, तो उसे ही बोलते हैं सेकंड लॉ ऑफ मोशन। देखो सेकंड लॉ ऑफ मोशन के अंदर हमें सपोज करना है कि जो ऑब्जेक्ट का मास है उसे ले लिया m kg और इनिशियल वेलोसिटी को लेते हैं हम लोग u, फाइनल वेलोसिटी को लेते हैं हम लोग v। तो ऑब्जेक्ट का मास तो m ही रहता है और इनिशियल वेलोसिटी u और फाइनल वेलोसिटी v हो जाती है। अगर हमें इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? बहुत ही सिंपल है, P1 इजिकल्स टू एम u क्यों लगाया है? बिकॉज इनिशियल मोमेंटम फाइंड करना है। P2 इजिकल्स टू एम v क्यों लगाया है यहाँ पर? क्योंकि फाइनल मोमेंटम फाइंड करना है, सिंपल सी बात है। अब अगर कोई हमसे पूछे फाइंड चेंज इन मोमेंटम, कैसे फाइंड करूँगा मैं? मान लो ये जो कार्ट था, ये कार्ट जब नीचे की तरफ आ रहा था तो जो इसका इनिशियल मोमेंटम था वो था 20 kg मीटर पर सेकेंड और जो इसका फाइनल मोमेंटम था जब चीकू ने इसे पुश कर दिया तो इसका फाइनल मोमेंटम हो गया 80 kg मीटर पर सेकेंड। अब मैं क्या करूँगा? फाइनल चेंज इन मोमेंटम निकालने के लिए फाइनल मोमेंटम से इनिशियल मोमेंटम को माइनस कर दूंगा। फाइनल मोमेंटम क्या था? ध्यान दे दो फटाफट बच्चों, क्या था फाइनल मोमेंटम? ध्यान दो, यहाँ पर फाइनल मोमेंटम था हमारा P2 वाला और इनिशियल मोमेंटम था P1 वाला। तो क्या करूँगा मैं? फाइनल में से इनिशियल वाले को माइनस कर दूंगा और आंसर आ जाएगा। आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर दो, बता दो कि फाइनल मोमेंटम क्या होगा इस कार्ट का। देखते हैं कितने बच्चे आंसर सही निकालते हैं। अच्छा, मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन भी हमने करा है सेकंड लॉ ऑफ मोशन का। तो देखो चेंज इन मोमेंटम को कैसे निकाल सकते हो? सिंपल सी बात है, P2 माइनस P1। P2 माइनस P1 क्या मतलब कि फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। mv माइनस mu, आसान भाषा में इसको ये भी बोल सकते हैं, या फिर m मल्टीप्लाइड बाय v माइनस u, क्योंकि मास जो है वो कॉमन रहने वाला है इसलिए v माइनस u भी कर सकते हो। अगर कोई आपको बोले कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम फाइंड करो, रेट ऑफ चेंज की बात आ गई, मतलब यहाँ पर t को भी घुसा देना है, तो क्या लिख दोगे? m मल्टीप्लाइड बाय v माइनस u अपॉन t, बस अपॉन में t आ जाएगा, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर अप्लाइड फोर्स को अगर हमें निकालना हो तो अप्लाइड फोर्स क्या होगी? F इज प्रोपोर्शनल टू m मल्टीप्लाइड बाय v माइनस u अपॉन t। अब देखो जब ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटता है तो एक कांस्टेंट लेना पड़ता है, ये बात आप जानते होगे, फर्स्ट वाले चैप्टर मोशन से ही समझ ली होगी। तो जैसे ही इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाया क्या आ गया? k आ गया। k के बाद हमने m ले लिया। अच्छा, v माइनस u अपॉन t था जो, सर ये कहाँ पर चले गया और इसकी जगह ये a क्या चीज़ है जो आ गई है? तो याद करो हमने फर्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ा था एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, a इजिकल्स टू v माइनस यू अपॉन टी। लेकिन क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हो f इजिकल्स टू के एम मल्टीप्लाइड बाय v माइनस यू अपॉन टी? बिल्कुल लिख सकते हो, आंसर बिल्कुल एक्यूरेट होगा। लेकिन हमें छोटा करना पसंद है, चीज़ों को शॉर्ट करना पसंद है, शॉर्टकट पसंद है, इसलिए हम लोग KMA लिखते हैं। v माइनस यू अपॉन टी की जगह डायरेक्टली एक्सेलरेशन लिख देते हैं, क्योंकि एक्सेलरेशन का भी फॉर्मूला यही होता है, मतलब यही है v माइनस यू अपॉन टी। तो यहाँ पर आई होप आपको क्लियर होगा कि ये KMA कहाँ से आया है। अगर हमें अप्लाइड फोर्स निकालनी है तो ये वाला फॉर्मूला निकालना है, और KMA कैसे आया है ये भी मैंने अब आपको बता दिया। 1 यूनिट ऑफ फोर्स कैसे निकालोगे? देखो
के जो है वैल्यू ऑफ के जो है वो 1 रखनी है आपको, और आपको सबको 1 1 1 मान लेना है। तो आंसर भी आपका 1 ही आ जाएगा। F इजिकल्स टू ma वाला जो था हमारा सेकेंड लॉ ऑफ मोशन वो भी यहीं से मिला है, F इजिकल्स टू ma। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन जो है वो है F इजिकल्स टू m v माइनस यू अपॉन t, जैसा मैंने आपको अभी ऊपर बताया था कि आपको याद रखना है ये। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को याद रखना। फिर बात करते हैं न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन की। थर्ड लॉ ऑफ मोशन का मतलब है एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मतलब जब कोई पर्सन गोली चलाता है तो आपको क्या लगता है कि उसने गोली मारी और सामने वाले को जाके गोली लग गई? ऐसा नहीं होता। रिकॉइल करती है गन भी, उसको भी झटका देती है जिसने बंदूक चलाई है। इनफैक्ट यूट्यूब पे वीडियो देखना, आपको पता चल जाएगा कि कुछ लोग जो कि अनट्रेंड थे, जिन्हें बंदूक को चलाना नहीं आता था, उन्होंने उठाई बंदूक और शौक में चलाई, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि रिकॉइल करती है जो हमारी गन है, और उसका जो रिकॉइल फोर्स होती है वो इतनी स्ट्रांग होती है कि कुछ लोगों का हाथ फ्रैक्चर तक हो गया है। यूट्यूब पे देख सकते हो आप। तो एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जब आप किसी को गोली मारते हो तो जितने फोर्स से आगे जाती है बुलेट, उतने ही फोर्स से गन भी रिकॉइल करती है और आपको जोर का झटका लगता है। तो देखो, एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये भाई साहब थे, दूसरों का बुरा करने चले थे, इन्होंने इसको गिराया डोमिनो को। अब ये जो डोमिनो की पूरी चेन है ये गिरती जाएगी और अल्टीमेटली एक डोमिनो इनके ऊपर भी गिर जाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो यहीं पर हमारा जो चैप्टर है वो खत्म होता है। अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स चाहिए, सैम्पल पेपर, मतलब कि वो सारे क्वेश्चन जो कि एग्जाम में आ सकते हैं वो चाहिए, और शाउट आउट चाहिए, तो क्या करना है, सिंपली चैनल को सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब के साथ में एक ज्वाइन का बटन है, उस पर क्लिक करके मेंबर ज़रूर बनना है, तो आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अच्छा, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है, बहुत भी हेल्प हुई है आपकी इस वीडियो से, तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय टिल देन। ये कोई ऐड नहीं है, आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देनी है। एजुकेशन को इजी और अफोर्डेबल बनाने के लिए हमने एक इंपॉर्टेंट स्टेप लिया है। आपके लिए हमने रेडी करा है स्पेशल कंटेंट जो आपके एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा। इसमें आपको मिलेंगे चैप्टर वाइज टेस्ट पेपर, हर चैप्टर के नोट्स, साथ में कंबाइंड टेस्ट पेपर्स और प्रायोरिटी डाउट क्लियरिंग। इसके साथ साथ और भी बहुत सारे बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं, सिर्फ और सिर्फ 299 की मेंबरशिप प्राइस में। सब्सक्राइब के साथ में ज्वाइन के बटन पे क्लिक करके आपको ये मेंबरशिप परचेज करनी है। ये प्राइस लिमिटेड टाइम के लिए है। अरे वाह भैया, इतने कम प्राइस में इतनी सारी चीजें, मैं तो अभी मेंबर बन जाता हूँ।